यूपी के लखीमपुर में विधायक को थप्पड़ मार दिया गया। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट हुई है। कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर यह विवाद चल रहा था। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश सिंह और एमएलए योगेश वर्मा के बीच मारपीट हो गई है। ये देखिए तस्वीरें, साथ ही वकीलों ने भी इसके बाद विधायक को पीटा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और खास बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी के बीच हुआ। पुलिस दोनों को रोकने की कोशिश करती रही और उसके बावजूद भी यह झगड़ा चलता रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट हुई है और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने एमएलए योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव को लेकर इन दोनों गुटों में दरअसल बहस चल रही थी, झड़प हो रही थी और उसी के चलते बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश सिंह ने एमएलए योगेश वर्मा को पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ रसीद कर दिया और उसके बाद उनके साथी वकीलों ने भी विधायक को पीटा है। वीडियो में विधायक योगेश वर्मा सामने से आते दिखाई दे रहे हैं। तभी उन्हें एक शख्स जोर का थप्पड़ मारता है। मामला बढ़ता ही जाता है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। महिला पुलिस भी नजर आ रही, वो भी बीच बचाव करती, लेकिन मामला बढ़ता ही चला जाता है। जैसे तैसे पुलिस विधायक योगेश वर्मा को वकीलों से दूर करते हैं। इस दौरान विधायक के साथ वाले लोगों की भी जमकर पिटाई होती है। मेरा कुत्ता फाड़ दिया गया। ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है भैया? इस तरीके कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? कौन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है? एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। यह निष्पक्ष चुनाव है। नितिन भैया हिमू भी मामला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव से जुड़ा है। कल बैंक चुनाव के दौरान मतदाता सूची फाड़े जाने पर विधायक ने आपत्ति जताई थी। आज दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद ये मारपीट की घटना हुई। और यूपी उपचुनाव से जुड़ी खबर है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। करहल से अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। वहीं मिल्कीपुर से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं सीसामऊ से नसीम सोलंकी उम्मीदवार हैं। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए उपचुनाव को लेकर के अपडेट है। यूपी उपचुनाव में 10 में से 6 सीटों को लेकर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है और ये वो लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से टिकटों का बंटवारा हो गया है। अपडेट आपको दे दे, करहल सीट से अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो चुनाव लड़ेंगे। मिल्कीपुर से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी उम्मीदवार है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विपिन चौबे, उनसे बात करते। विपिन, लिस्ट आ गई है यूपी उपचुनाव को लेकर। 10 में से 6 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। इसके बारे में क्या अपडेट? देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक को सजा होने के बाद कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट है और इसके अलावा 9 वो सीटें हैं जहां पर विधायक सांसद चुनकर पहुंचे हुए हैं संसद के लिए। इन सीटों पर चुनाव होना था। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और ज्यादातर उन लोगों को टिकट दिया है जो सांसदों या विधायकों के परिवार से हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको सीतामऊ सीट की बताता हूँ बात। यहाँ पर जो विधायक इरफान सोलंकी जिनको सजा हुई है, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई मैनपुरी से पूर्व लोकसभा सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा आप मिल्कीपुर की बात करें तो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कटहरी से अगर बात करें तो शोभावती वर्मा जो कि लालजी वर्मा के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनको बनाया गया है। इसके अलावा मलहम मजवा से जो सांसद रहे हैं
उनकी बेटी को, रमेश बिंद की बेटी को, ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा संदेश कांग्रेस को दिया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भेज चुके थे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भाव देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के महज 24 घंटे के भीतर ये लिस्ट जारी करके अपने तेवर भी साफ कर दिया है कि 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लड़ाना चाहती है। अगर समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव को कांग्रेस मानती है तो ठीक है, वरना 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस जो सीट के वो जो लिस्ट आई है उससे ये बात साफ हो रही है। शुक्रिया आपका विपिन, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। यही वो लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई है। इसमें 6 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के ऐलान को लेकर कांग्रेस नाराज। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने बिना बातचीत किए लिस्ट जारी की है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। कुमार, कांग्रेस की आपत्ति इस लिस्ट को लेकर क्या कहा गया है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा हारने के बाद बैकफुट पर थी और उसी वक्त में जिस तरीके के बयान महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के आए, केजरीवाल ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, और अब समाजवादी पार्टी की ओर से जो 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उनसे सहमति नहीं ली गई। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की लगातार मांग करती रही थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि सपा शुरुआत में 2 सीटें देने को तैयार थी और 3 सीटों पर बात बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, समाजवादी पार्टी के साथ जो व्यवहार रहा कांग्रेस का, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से दबाव बढ़ा दिया है कांग्रेस के ऊपर, वो उनकी शर्तों पर माने। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनसे सहमति नहीं ली गई है। हालांकि बैक चैनल से दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत शुरू होगी, जिसके बाद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है। शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका हमसे जुड़ने के लिए जानकारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस का झूठ फेल साबित हुआ। पीएम मोदी की योजनाओं से गरीबों को फायदा मिला है। तस्वीरें दिल्ली की है। आज सीएम नायब सिंह सैनी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की शानदार हैट्रिक जमाई है। 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब कैबिनेट के गठन और शपथ ग्रहण समारोह पर मंथन जारी है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का झूठ नहीं चला। कांग्रेस अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। और हरियाणा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि साइलेंट वोटर्स ने हरियाणा में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी की नीतियां कांग्रेस पर भारी पड़ी। लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। स्पष्ट कर दिया है कि वोट उनकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए है, और जो विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में किया, जो पिछले 100 दिन पहले जो 100 दिन थे उसमें हुआ है, इसका सबका असर हरियाणा में पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जो कहा, जब उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट, तो कभी ईवीएम के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था,
भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। आप सब वर्कर्स को देखिए, इतने समय से ये लगे हुए थे। ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नजर आता था, राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव-गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में, सब जगह हमारे वर्कर फैले, एक संदेश लेकर गए, मेहनत की जमीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है। चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया। राहुल ने कहा, JNK में इंडिया की जीत संविधान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, कई विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। और वहीं बीजेपी की बंपर जीत पर एनडीए सहयोगियों ने भी बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया, तो चिराग पासवान ने कहा कि विरोधियों को जवाब मिल गया है। ये जीत का अगर श्रेय दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ आंतरिक मुद्दों में, आर्थिक मुद्दों में और वैदेशिक मुद्दों में, स्पेस के मुद्दों में और संसार के लोगों से, नेताओं से आंख में आंख मिला करके बात करने वालों में से एक नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी का फल है कि भारत की जनता चाहती है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मिस न करें। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं JP नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात, ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। और हरियाणा के नतीजों पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि जाट समाज के लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। INLD से गठबंधन का फायदा भी बीएसपी को नहीं मिल पाया। जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी दक्षिण हरियाणा से 13-14 सीटें जीती है और दक्षिण हरियाणा को प्रमुखता मिलनी चाहिए। दक्षिण हरियाणा के लिए भी पार्टी कुछ सोचे। 13, 14, 15 सीट ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि हमारे दक्षिणी हरियाणा के संगठन की वजह से आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर आई है। सीएम का तो पार्टी ने फैसला शायद कर रखा है पहले से ही कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ से हमारे को महत्व देने के लिए और लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जिन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो इस इलाके को महत्व देने के लिए कुछ न कुछ पार्टी को सोचना चाहिए। इतने टाइम से
अब देखो 10 साल तो हो ही गए, 15 साल तक हमारी सरकार अब रहेगी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। तो जब इन्होंने पार्टी की इतनी भारी मदद करी है तो पार्टी को भी इस एरिया की मदद करनी चाहिए। हरियाणा की सियासत से बड़ी खबर है। हरियाणा के तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ, सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान, राजेश जून बीजेपी को समर्थन देंगे और आज बीजेपी नेतृत्व से मिलेंगे। तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी के हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बधाई संदेश भेज रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बधाई दी। गीता की धरती पे सत्य की जीत हुई है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को, नड्डा जी को, माननीय एचएम साहब को, जिनके नेतृत्व में आज किसान, जवान, गरीब, युवा, महिला सब हरियाणा के लोगों ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। 10 वर्षों में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ काम की थी, उस पर विश्वास किया और लगातार तीसरी बार जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने दी है। उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। हरियाणा के अंदर फिर से तीसरी बार लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार मोदी जी के कार्यकाल में जो हो रही है, इसीलिए लोगों ने फिर एक बार मोदी जी के ऊपर विश्वास किया और हरियाणा में इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार 10 साल के बाद भी मिली। और वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार पर इंडिया गठबंधन में तकरार सामने आई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि जीत को हार में कैसे बदले, ये कांग्रेस से सीखो। आप देखिए पूरी खबर। हरियाणा में कांग्रेस की हार को शिवसेना उद्धव गुट ने गंभीर रणनीतिक चूक बताया है। सामना में शिवसेना ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। मुखपत्र के आर्टिकल में लिखा गया कि अति आत्मविश्वास की वजह से हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की नाफरमानी भी हार की बड़ी वजह बनी। कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई से नतीजों में बीजेपी को फायदा दिखाई दिया। जीत को हार में कैसे बदला जाए, ये कांग्रेस से सीखा जा सकता है। सामना में सवाल उठाते हुए कहा गया कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की नैया डुबोई। दलित नेता और सांसद कुमारी सैलजा को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया। हरियाणा में कांग्रेस से कोई भी मजबूती से नहीं लड़ा। कांग्रेस का संगठन अव्यवस्थित और कमजोर था। भूपेंद्र हुड्डा दूसरे समुदाय के लोगों को कांग्रेस के साथ नहीं ला सके, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक जमाने में कामयाब हुई। ये जीत बीजेपी के लिए बूस्टर साबित हुई तो विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। हरियाणा के नतीजों से महाराष्ट्र में सबक लेना होगा। और हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। सुनिए शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है। महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रही। सीट शेयरिंग का जो मामला है लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन हमको कुछ सबक लेनी पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। रीजनल पार्टी के सपोर्ट शिवाय, सपोर्ट के बिना चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी देश में राज नहीं कर सकता। तो कुछ समझते ही नहीं थे, तो अब आप उनसे पूछिए इस बारे में। हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए और पूरे चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए। और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसकी चर्चा की, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, अकेले गए चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना होगा। जम्मू कश्मीर में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले बुलंद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर की तरक्की के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना होगा। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा
कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं। उमर अब्दुल्ला को उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने बतौर सीएम पेश कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा करे। उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी से वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन कश्मीर की तरक्की उनकी प्राथमिकता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस खाली करने के मुद्दे पर सियासत जारी है। आपका दावा है कि केजरीवाल ने आवास खाली कर दिया है, लेकिन बीजेपी भ्रम फैला रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी केजरीवाल के सीएम आवास खाली करने के मुद्दे पर झूठ फैला रही है, जबकि केजरीवाल अपना आवास खाली कर चुके हैं। संजय सिंह ने इससे जुड़े कागजात भी दिखाए और कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है। केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को सीएम आवास नहीं दिया जा रहा है और वहां चल रहे कैंप कार्यालय को भी हटा दिया गया है। पटना में लालू यादव के करीबी अरुण यादव के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। अरुण यादव की कई प्रॉपर्टीज को जब्त भी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी के दायरे में लालू प्रसाद यादव के करीबी भी फंसते जा रहे हैं। ताजा केस आरजेडी नेता लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के फ्लैट से जुड़ा हुआ है, जिन्हें किसी और के नाम किया गया था। ईडी ने लालू के करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण सिंह की प्रॉपर्टी जब्त की है। आरोप है कि राबड़ी देवी के 4 फ्लैट अरुण यादव की विधायक पत्नी किरण देवी के नाम किए गए थे। ईडी ने लालू के करीबी पर ईडी का शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरुण यादव की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने 25 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। फरवरी में ईडी ने मारे थे छापे। दानापुर इलाके के फ्लैट से जुड़ा है पूरा मामला। ईडी ने अरुण यादव की 4 प्रॉपर्टीज को जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ बताई जा रही है। ईडी ने इसी साल फरवरी में अरुण यादव के भोजपुर स्थित निवास पर छापे मारे थे। ईडी बालू से जुड़े मामले को लेकर भी उनके कागजात खंगाल चुकी है। अरुण यादव का नाम लैंड फॉर जॉब मामले में भी आ चुका है, जिसमें खुद लालू परिवार फंसा हुआ है। अरुण यादव की पत्नी किरण देवी अभी संदेश सीट से आरजेडी की विधायक है। और पुणे गैंगरेप मामले में पुलिस अभी भी खाक छान रही है। तीनों आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अब पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए 10 लाख का इनाम घोषित किया है। पुणे की एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप केस में पुलिस के हाथ अभी तक खाली और पुलिस आरोपियों को स्केच के सहारे उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, जिसके लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ने बोबदेव घाट पर जाकर फिर से जांच की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, लेकिन अभी तक तीनों आरोपियों को सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस के कोंधावा में 4 अक्टूबर को 3 लोगों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। पुणे में 21 साल की लड़की से गैंगरेप। दोस्त के साथ घूमने निकली थी लड़की। 3 अज्ञात लोगों ने किया रेप। युवती के दोस्त के साथ मारपीट भी की। पीड़िता के बयान के आधार पर केस दर्ज। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच की 10 टीमें गठित की है, जो आरोपियों की तलाश में। पुलिस की घटना के बाद से महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार हमला कर रही हैं। राजस्थान से खबर है। राजस्थान में सीमा पार से साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। बीकानेर में 11 करोड़ की हेरोइन के साथ 6 तस्कर पकड़े गए हैं। ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। ये वो 6 आरोपी हैं जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बैठे आका तय करते हैं कि सरहद के किस इलाके में ड्रग्स की खेप उतारनी है। ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए गिराई जाती है, उसके बाद आगे भेजी जाती है। राजस्थान के बीकानेर सीमा के नीलकंठ पोस्ट के पास तस्करों ने 11 करोड़ की हेरोइन ड्रोन के जरिए पहुंचाई, लेकिन सीमा पर सतर्कता की वजह से साजिश का खुलासा हो गया। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि हेरोइन के इस धंधे में पैसे का लेन देन हवाला के जरिए दुबई से किया गया था।
खाजूवाला बॉर्डर एरिया में बीएसएफ ने नीलकंठ पोस्ट के पास 2 अक्टूबर को एक ड्रोन के साथ करीब 11 करोड़ रुपए की 2 किलो हेरोइन बरामद की थी और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में तस्करों ने ये भी खुलासा किया कि हेरोइन तस्करी की डील पंजाब में बैठे तस्कर पाकिस्तानी तस्करों से करते हैं। इस बार तस्करों ने रोहतक जेल से छूटे बलदेव सिंह को करियर बनाया था, जिसे दुबई में बैठे तस्कर अहमद ने 1 लाख रुपए भेजा था। पूछताछ में पता चला है कि बलदेव सिंह पिछले 1 साल से पाकिस्तानी तस्कर अहमद के संपर्क में था। पुलिस ने इस केस में बलजीत, हरभजन सिंह, अमरीक, मस्तान सिंह, महेंद्र सिंह और परगट सिंह को गिरफ्तार किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को कई सारी सौगातें दे रहे हैं। हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नींव रखी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने
दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक
देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है। हरियाणा तर भाजपा जिंकली, आता महाराष्ट्रात यापेक्षा मोठा विजय मिलवायचा आहे। साथियों, पिछले 10 वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महायज्ञ शुरू किया है। आज हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक स्वस्थ और समृद्ध महाराष्ट्र की नींव रख रहे हैं। एक साथ 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, ये केवल 10 नए संस्थानों को तैयार करना नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का महायज्ञ है। ठाणे, अंबरनाथ, मुंबई, नासिक, झालना, बुल्ढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा और गढ़चिरौली, ये मेडिकल कॉलेज इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे। इनके चलते महाराष्ट्र में 900 मेडिकल सीटें बढ़ रही है। अब महाराष्ट्र में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग 6000 हो जाएगी।